नमस्कार, उत्तराखंड के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला। रुक करेंगे खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। उत्तराखंड सरकार का बड़ा फैसला, 2 माह ग्रीष्मकालीन राजधानी ज्ञानसैंण से चलेगी सरकार। इसी वर्ष से शुरुआत करने की तैयारी। उत्तराखंड में उच्च शिक्षा की सूरत संवारने को चालू वर्ष में बड़ी पहल। राज्य सरकार की मुहिम को चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 में बड़ी कामयाबी मिली। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत का बड़ा ऐलान, कहा स्वास्थ्य सुगम, स्वावलंबी एवं सुरक्षित उत्तराखंड पर फोकस, आत्मनिर्भर। उत्तराखंड सीमांत क्षेत्रों के विकास और रिवर्स पलायन पर भी फोकस, 20 करोड़ रुपए का प्रावधान। पलायन रोकथाम योजना में मिलेगा लोगों को लाभ। हरिद्वार कुंभ में राजसी ठाट बाट के साथ निकली श्री शंभू पंचदशनाम आवाहन अखाड़ा की पेशवाई। वास्तविक रथों का देखने को मिला भव्य नजारा। देहरादून में सब्जियों पर मौसम का असर, दामों में हो रहा इजाफा, आम आदमी ही जेबों पर पड़ रहा डाका। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने बजट सत्र के दौरान सदन में उत्तराखंड राज्य का बजट पेश किया। उन्होंने कुल 57,400 करोड़ रुपए का बजट पेश किया। वहीं भाजपा ने इस बजट को ऐतिहासिक बताया है, जबकि कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना का कहना है कि सरकार का यह बजट सिर्फ झूठ का पिटारा है। आम जनता को इस बजट से सिर्फ निराशा हाथ लगी है। धस्माना ने कहा कि त्रिवेंद्र सरकार के इस बजट ने हर साल की तरह इस साल भी लोगों की उम्मीदों को तोड़कर रख दिया। के मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने अपना जो अंतिम बजट आज पेश किया है, ये सीधा सीधा एक झूठ का पिटारा है। आने वाला समय, क्योंकि ये चुनाव का साल है, 2022 में राज्य में चुनाव होना है, तो उस चुनाव को प्रभावित करने के लिए जिस प्रकार से सफेद झूठ बोला गया है, रोजगार के क्षेत्र में रोजगार सृजन, जो पिछले साल का ब्यौरा, पिछले 4 वर्षों का ब्यौरा जो मुख्यमंत्री ने दिया है, 7 लाख लोगों को रोजगार दिया, उसमें से 6 लाख लोग मजदूर, यानी कि जो मकान बनाने वाला राजमिस्त्री है, मकान बनाने वाला, मजदूरी करने वाला, दिहाड़ी का काम करने वाला जो लोग हैं, उनको भी मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि सरकार ने रोजगार दिया। खबर देहरादून से है, जहां पर अनारवाला और गुच्चू पानी में अव्यवस्थाओं को लेकर जुड़ी गांव के लोगों ने देहरादून के डीएम कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने सीडीओ के माध्यम से जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। आपको बता दें कि अनारवाला में शराब का ठेका है, जिसका स्थानीय निवासी विरोध कर रहे हैं, जिसको लेकर डीएम कार्यालय पहुंचे। समाज सेवी मनीष गोनियाल ने कहा कि अगर ज्ञापन देने के बाद भी अनारवाला से ठेके को नहीं हटाया जाता तो इसे लेकर उग्र आंदोलन किया जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि पर्यटन क्षेत्र गुच्चू पानी में भी अव्यवस्थाओं का बोलबाला है, लेकिन क्षेत्रीय विधायक वहां पर ध्यान नहीं देते हैं, जिससे कि लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जो हमारा सीडीओ जी को, मैडम को जो हमने ज्ञापन सौंपा है, उसमें हमारी मांगे हैं। पहले तो शराब का ठेका, जो अनारवाला भूतपूर्व सैनिकों का एरिया है, उसी जगह में अनारवाला में शराब का ठेका खोला गया है, और उसी के 100 किलोमीटर दूरी दायरे में एक भद्रकाली मंदिर है, और उसी के 100 किलोमीटर दायरे में एक स्कूल है, और वहीं बस स्टैंड है, और नीचे उसके पर्यटन स्थल हमारा हुआ है। तो उसमें भाऊ बेटे को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। विधायक गणेश जोशी जी ने, जब ये पुराने टाइम में धरना चल रहा था, तो विधायक गणेश जोशी ने इसमें लोगों को आश्वासन देकर धरना रुकवा दिया था, और दूसरे ही दिन वो काठमांडू चले गए। काठमांडू जाने के बाद उसमें ठेका खुल गया है। खबर रुद्रपुर के सिडकोल स्थित अशोका लीलैंड फैक्ट्री में स्थायी रोजगार को लेकर सैकड़ों कर्मचारियों ने फैक्ट्री गेट पर प्रदर्शन किया। इस दौरान सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भारी पुलिस फोर्स सहित तमाम प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। वहीं प्रदर्शन कर रहे कर्मचारियों का कहना है कि आशीर्वाद योजना के तहत फैक्ट्री प्रबंधन ने 4 साल का डिप्लोमा कर अस्थायी रोजगार देने का आश्वासन दिया, लेकिन फैक्ट्री प्रबंधक ने डिप्लोमा 6 साल में पूरा करते हुए फैक्ट्री से निकाला जा रहा है। पहले बैच में 150 से अधिक कर्मचारियों को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया, जबकि फैक्ट्री में 700 कर्मचारी अभी भी आशीर्वाद योजना के तहत काम कर रहे हैं।
भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता और उधम सिंह नगर जिले के जिला मीडिया प्रभारी विनय गोयल एक दिवसीय दौरे पर उधम सिंह नगर पहुंचे, जहां उन्होंने बीजेपी के जिला कार्यालय में कार्यकर्ताओं संग बैठक करने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने कहा कि भाजपा विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, ऐसे में भाजपा के कार्यक्रम लगातार चलते रहते हैं, जिसको बीजेपी के आईटी सेल अधिक से अधिक सोशल मीडिया पर शेयर करें। देखिए, भारतीय जनता पार्टी साल के 365 दिन सक्रिय रहने वाली पार्टी है। केवल चुनाव के दिनों में सक्रिय होकर काम करने वाली भारतीय जनता पार्टी का चरित्र नहीं है। हम लगातार जनता सेवा के काम करते रहते हैं और लगातार हम लोग जनता की सेवा के काम करते रहे। हमारे पार्टी किस प्रकार से अपने अपने क्षेत्रों में काम कर रही है उसका हम आकलन भी करते रहते हैं। इसी प्रकार से मीडिया विभाग में हम किस प्रकार से जिलों में अपना काम कर रहे हैं इसका जानकारी लेने के लिए हम पार्टी ने हमारे प्रवास तय किए थे और हमें अलग अलग जिलों की जिम्मेवारी दी थी। मुझे उधम सिंह नगर जिले की जिम्मेवारी दी गई थी। अवैध मिट्टी खनन के खिलाफ कार्रवाई करते हुए राजस्व अधिकारी ने 2 ट्रैक्टर ट्रॉली को जब्त कर कार्रवाई की। समान क्षेत्र खटीमा तहसील एसडीएम निर्मला बिष्ट के क्षेत्र में चेकिंग के दौरान अवैध मिट्टी खनन कर ले जाई जा रही थी। 2 ट्रैक्टर ट्रॉली को पकड़ा गया। वहीं खनन अधिनियम के अंतर्गत कार्रवाई करते हुए बताया गया कि लगातार क्षेत्र में मानकों को ताक पर रखकर अवैध मिट्टी खनन की शिकायतों पर गौर करते हुए ये कार्रवाई की गई है। लगातार तहसील प्रशासन इस अवैध खनन के खिलाफ प्रयासरत है। जितनी भी परमिशन है यहाँ पर विधिवत रूप से जारी की जा रही है, उसमें भी परमिशन के साथ एक पूरे निर्देश में रहते हैं कि जो भी खनन करेंगे, जो भी मिट्टी की ले जाएंगे तो परिवहन किस प्रकार से किया जाएगा, उसे ढककर ले जाएंगे, वो लोडिंग नहीं करेंगे, उसमें प्रॉपर उनकी नंबर प्लेट प्रदर्शित की जाएगी और उसका डीएल वगैरह चालक का सब होना चाहिए, वाहन के जो भी उसके कागजात हैं सारे प्रॉपर होने चाहिए। तो ये सबको लेकर समय पर के साथ बैठकें भी की गई थी और उनको निर्देश लिखित रूप से भी किया जाता है। लेकिन उसके बाद भी क्षेत्र भ्रमण के दौरान आज एक नौगा ठग्गू में एक परमिशन दी गई थी। उसके गुजरने के दौरान पाया गया कि जो उसकी ट्रैक्टर ट्रॉली थी उसमें ओवरलोडेड मिट्टी भरी हुई थी पूरी। खबर विकासनगर से है, जहां पर विभागीय अधिकारियों के साथ साठगांठ कर भूमाफियाओं को फलदार पेड़ों का अवैध कटान और बागान की भूमि को बिना लैंड यूज चेंज भारी पड़ गया। जब जनहित याचिका के चलते हाईकोर्ट के आदेश पर बनी एसआईटी टीम ने तत्कालीन संबंधित विभागों के अधिकारियों और भूस्वामियों के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज करवाया। माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार कोतवाली विकास संगठन ने इसमें मुकदमे दर्ज किए हैं। इस मामले को लेकर मैं पहले अधिकारियों से मिला। अधिकारियों को मैंने अवगत कराया कि ऐसे ऐसे करके अवैध रूप से कटान हो रहा है, लेकिन अधिकारियों द्वारा भूमाफियाओं के दबाव में कोई कार्रवाई नहीं की गई। इसको लेकर के मुझे मजबूरन माननीय उच्च न्यायालय की शरण लेनी पड़ी और न्यायालय ने मेरे पक्ष में फैसला सुनाते हुए यह आदेश दिया कि इसमें एसआईटी की जांच हो और संबंधित अधिकारियों के खिलाफ मुकदमे दर्ज किए जाएं। उच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार अनुक्रम में एक एसआईटी गठित की गई थी शासन द्वारा, जो विकासनगर क्षेत्र में और आसपास देहरादून क्षेत्र में जो कुछ जमीन थी उसमें जो है बिना परमिशन के पेड़ काटे गए थे, जिसकी वजह से और उसके बाद उसकी प्लॉटिंग कर दी गई थी। तो इस संबंध में जो है एसआईटी द्वारा जांच की गई। संबंधित भूस्वामी, कॉलोनाइजर्स और संबंधित विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया है, जो तत्कालीन उस समय मौजूद थे। हरिद्वार महाकुंभ मेले में पेशवाई का दौर जारी है। शुक्रवार को हरिद्वार में 2 अखाड़ों की भव्य पेशवाई निकाली गई, जहां सुबह एसएम जैन कॉलेज से आनंद अखाड़े के संतों ने अपनी पेशवाई निकाली, तो वहीं दोपहर को पांडेवाला से आवाहन अखाड़े की पेशवाई भी निकाली गई। दोनों ही पेशवाई में नागा सन्यासी ही मुख्य आकर्षण का केंद्र रहे। पेशवाई को देखने के लिए स्थानीय लोगों में अलग ही उत्साह देखने को मिला। पेशवाइयों के लिए प्रशासन द्वारा भी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। वहां पर मेला अधिकारी हरवीर सिंह मौके पर मौजूद रहकर सभी व्यवस्थाओं का जायजा लेते नजर आए। आज 2 पेशवाइयाँ निकल रही हैं, एक आवाहन अखाड़े की और एक आनंद अखाड़े की। आवाहन अखाड़े की जो पेशवाई है गुघाल मंदिर से निकल चुकी है, जहाँ से कल जो है जूना अखाड़े की और अग्नि अखाड़े की निकली थी। इसी तरह आनंद अखाड़े की पेशवाई जहाँ से निरंजनी अखाड़े की निकली थी वहाँ से निकल चुकी है और दोनों पेशवाइयाँ जो है आगे गतिमान है।
खबर चमोली से है, जहां पर तपोवन ऋषिगंगा रैणी आपदा का आज 27वां दिन है और इसी जल आपदा में जोशीमठ मलारी हाईवे बॉर्डर रोड पर ऋषिगंगा पर 90 मीटर लंबे रैणी पुल के बहने पर इसके विकल्प के रूप में बीआरओ टीम के अथक प्रयासों से वैली ब्रिज तैयार किया गया है। वैली ब्रिज का निर्माण होने से मलारी नीति बॉर्डर रोड पर आवाजाही सुचारू हुई। आपको बता दें कि 60 मीटर लंबा ये रैणी वैली ब्रिज उत्तराखंड का सबसे लंबा वैली ब्रिज है। सारी मुसीबतों का सामना करना पड़ा आप कि यहाँ पर जो बैक स्पेस होता है लॉन्चिंग के लिए, इस टाइप के ब्रिज होते हैं उसमें बैक स्पेस की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है, लेकिन यहाँ दोनों साइड में बैक स्पेस नहीं था। इसलिए हमने साइड के ऊपर इनोवेटिव तरीके अपना के काउंटर वेट रख के इस ब्रिज को लॉन्च किया है। ये ब्रिज रिकॉर्ड टाइम में 8 दिन के टाइम में बना है। आपदा 7 फरवरी को आई थी, उसके बाद में यहाँ पर मलबा 30 से 40 मीटर हाइट तक का मलबा जमा हो रखा था। हम 8 तारीख को सुबह जब यहाँ आए तो यहाँ पता ही नहीं लग रहा था कि ब्रिज कहाँ बनाया जाए, ऑल्टरनेटिव रूट कहाँ बनाया जाए। उसके बाद में हमने 2 दिन में मलबा साफ किया और उसके बाद में ये साइट सिलेक्शन किया और आज आप देख रहे हैं कि हमने दिन रात मेहनत करके इस ब्रिज को यातायात के लिए खोला है। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने रामनगर के सखनपुर में स्थित मंडवा स्टोन क्रशर के अवैध रूप से संचालित होने के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए सरकार से 31 मार्च तक जवाब पेश कर ये बताने को कहा है कि क्या राज्य में स्टोन क्रशर लगाने की अनुमति देने से पूर्व साइलेंट जोन, इंडस्ट्रियल जोन और रेजिडेंशियल जोन का निर्धारण किया गया है या नहीं। कोर्ट ने मामले की सुनवाई के लिए 31 मार्च की तिथि नियत की है। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के अधिवक्ता द्वारा कोर्ट को अवगत कराया गया कि राज्य को बने हुए 20 साल हो गए और अभी तक ये साफ नहीं हुआ है कि कौन सा क्षेत्र रेजिडेंशियल है, कौन सा क्षेत्र इंडस्ट्रियल है और कौन सा क्षेत्र साइलेंट जोन है। आपको बता दें कि रामनगर निवासी आनंद सिंह नेगी ने जनहित याचिका दायर कर कहा कि कार्बेट नेशनल पार्क के समीप सखनपुर में मंडवा स्टोन क्रशर अवैध रूप से चल रहा है। स्टोन क्रशर के पास पीसीबी का लाइसेंस नहीं है। स्टोन क्रशर कार्बेट नेशनल पार्क के समीप लगाया गया। हमने कोर्ट में ये कंप्लेन किया था पीआईएल में कि जो नॉइज़ पोल्यूशन स्टैंडर्ड रेगुलेशंस हैं 2000 के, उनके अकॉर्डिंग हर स्टेट में पहले जोनेशन किया जाना है कि कौन सा इंडस्ट्रियल जोन होगा, कौन सा एरिया रेजिडेंशियल होगा और कौन सा साइलेंट जोन होगा। पर उत्तराखंड में ये कोई जोनेशन नहीं किया गया और कहीं भी किसी भी गांव में किसी भी इलाके में स्टोन क्रशर्स को परमिट कर दिया जाता है। तो इस पर पहले भी कोर्ट ने कुछ क्वेश्चंस रेज किए थे और आज स्टेट गवर्नमेंट से पूछा है कि वो 31 मार्च तक बताएं कि जो नॉइज़ पोल्यूशन रेगुलेशंस हैं उनकी कंप्लायंस में उत्तराखंड में साइलेंट जोन, रेजिडेंशियल जोन और इंडस्ट्रियल जोन का डिक्लेरेशन और डिमार्केशन किया गया है या नहीं किया गया। खबर हरिद्वार से है, जहां पर राजाजी टाइगर रिजर्व पार्क के हरिद्वार रेंज में मनसा देवी मंदिर पहाड़ियों पर जंगल में अचानक आग लग गई, जिसकी सूचना मिलते ही पार्क की टीम मौके पर पहुंच गई और आग पर काबू पाने का प्रयास किया। वहीं क्षेत्राधिकारी विजय सैनी ने बताया कि पार्क का ये क्षेत्र आबादी से लगा हुआ है, इससे कई बार ऐसी घटनाएं देखने को मिलती हैं जहां मानवीय भूल के कारण आग लगने की घटनाएं होती रहती हैं। दरअसल क्या है, ये हमारा जो राजा जी राष्ट्रीय पार्क का जो क्षेत्र है जहाँ पर आग लगी हुई है, ये बिल्कुल मनसा देवी के नीचे और बस्ती से लगा हुआ है, जो कि मंडी ये जो मोहल्ला है काशीपुरा, इससे लगा हुआ क्षेत्र है। तो चूँकि बस्ती से लगा हुआ क्षेत्र है, लोग बुझाते कई बार बीड़ी माचिस पीते हैं, कभी कोई फेंक देते हैं गलती से मान लिया, तो ऐसी कोई घटना रही होगी। तो जैसे ही ये धुआं निकला, आग की सूचना मिली, हम तत्काल टीम लेकर यहाँ पर मौके पर पहुँचे। बीजेपी की नगर और ग्रामीण मंडल की बैठक बेरीनाग में आयोजित की गई। बैठक में भाजपा जिलाध्यक्ष वीरेंद्र बल्दिया ने कार्यकर्ताओं से संगठन की मजबूत करने को लेकर कार्य करने और शक्ति और बूथों में होने वाले विभिन्न कार्यक्रमों की जानकारी दी। मिशन 2022 के तहत तैयारी में जुट जाने की अपील की। राज्य सरकार और केंद्र सरकार के द्वारा चलाए जा रहे विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी आम जनता तक पहुंचाने की अपील की। बैठक में दर्जा मंत्री फकीर राम तंटा, ब्लॉक प्रमुख प्रीता वाफला सहित आदि लोग मौजूद थे।
भारतीय जनता पार्टी ने आज हमारे जो संगठन की दृष्टि से बेरनाग ग्रामीण मंडल और बेरनाग नगर मंडल है, इन दोनों मंडलों की संयुक्त बैठक की है, जिसका मुख्य उद्देश्य संगठन का जो कार्य है उस कार्य को बूथ स्तर तक ले जाना और बूथ स्तर तक की जो व्यवस्था बनती है उसको मंडलों द्वारा कैसे संचालित किया जाना और कार्यकर्ताओं से पूरे क्षेत्र की जानकारी भी हमने एकत्रित की है। और जो हमारा उद्देश्य है, जो आने वाले समय में जो चुनाव यहाँ पर 2022 के विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। खबर लक्सर से है, जहां पर पुरानी पेंशन को बहाल किए जाने की मांग लगातार तूल पकड़ रही है। वहीं पुरानी पेंशन बहाली संयुक्त मोर्चा के जिला संयोजक विवेक सैनी की अगुवाई में लक्सर में आयोजित मोर्चा की बैठक में जिलाध्यक्ष नवीन सैनी ने कहा कि पेंशन प्रत्येक सरकारी कर्मचारी का बुनियादी हक होता है, लेकिन सरकार ने पेंशन बंद कर ऐसे तमाम कर्मचारियों के हितों पर हमला किया जिसे किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कर्मचारियों का आह्वान किया कि वे अब एक मंच पर आकर पुरानी पेंशन बहाली के लिए पूरी ताकत के साथ संघर्ष करें। कि एक पुरानी पेंशन बहाली आंदोलन चल रहा है जो पूरे देश में इस समय गतिमान है, तो उसी के दृष्टिगत जो है लक्सर और ब्लॉक जो कार्यकारिणी हमारी इनको दायित्व दे गए हैं जिससे इस आंदोलन को और अधिक बल मिले। हमारी ये बैठक हुई है वो पुरानी पेंशन बहाल करने के संबंध में है और यहाँ पर हमारी जो खानपुर ब्लॉक की कार्यकारिणी है और जो लक्सर ब्लॉक की कार्यकारिणी है उसका गठन भी हुआ है। मैं आपके माध्यम से सरकार से ये आग्रह करूँगा, क्योंकि हम लोग 24 घंटे जब भी सरकार कहती है, कोरोना में हो या अन्य कोई भी हमें काम दिया जाता है, हम पूरी ईमानदारी से करते हैं। जिस प्रकार से जनप्रतिनिधियों की पेंशन आज तक लागू है। और यहाँ पर वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार अपने दावे और वादे पर खरी उतरी है। अपने दमदार काम से प्रदेश में विकास की गति देते हुए यूपी को संवार रही है। यूपी में जो 70 सालों से नहीं हुआ उसे योगी सरकार ने 4 सालों में कर दिखाया है। राजकीय विद्यालयों में आधुनिक तकनीक के माध्यम से शिक्षा, प्रतियोगी छात्रों को कोचिंग की सुविधा के लिए मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना। बीते 70 सालों में सबसे अधिक विकास योगी सरकार में हुआ है। आगामी 50 सालों के लिए हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर का आधार तैयार किया। 15 लाख से अधिक लोगों का कोरोना वैक्सीनेशन। आयुष्मान योजना में 1.18 करोड़ परिवारों को 5 लाख का कवर दिया। 40 लाख से अधिक प्रधानमंत्री आवास की स्वीकृति और निर्माण। 4 सालों में 4 लाख से ज्यादा युवाओं को सरकारी नौकरी। गन्ना किसानों को 1.25 लाख करोड़ का रिकॉर्ड भुगतान। 341 किलोमीटर लंबे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का तेजी से निर्माण। 2 करोड़ 61 लाख शौचालयों का निर्माण कराया। योगी सरकार ने विकास की दृढ़ इच्छा शक्ति से अपने काम के दम पर यूपी की तस्वीर बदल कर रख दी है। काम दमदार योगी सरकार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। हरिद्वार के निकायों में स्लॉटर हाउस पर प्रतिबंध लगाए जाने के बाद हिंदू संगठन कार्यकर्ताओं ने प्रदेश सरकार और स्थानीय सांसद का आभार व्यक्त किया। आपको बता दें कि रुड़की के आदर्श नगर में आयोजित पत्रकार वार्ता में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के पदाधिकारियों ने सरकार द्वारा पशुवधशाला के संबंध में जारी किए गए शासनादेश का स्वागत किया। विश्व हिंदू परिषद के जिला मंत्री शिव प्रकाश त्यागी ने कहा कि वो हरिद्वार जिले के बंगलौर में स्लॉटर हाउस खोले जाने का लगातार विरोध कर रहे थे और इस संबंध में उन्होंने धरना प्रदर्शन करने से लेकर मुख्यमंत्री तक से मिलकर अपनी आपत्ति दर्ज करवाई थी।
लोगों ने इसमें जो कार्यकर्ता लगे और खास तौर से प्रेस के बंधुओं का भी काफ़ी बहुत बहुत आभार, क्योंकि जो भी हमारी बात थी, आंदोलन था, संघर्ष था, वो सब प्रेस के माध्यम से वो सब समाज के बीच में गया और सरकार के पास भी आप लोगों के माध्यम से ये सब पहुंचा। स्टूडेंट तो मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि विशुद्ध रूप से सामाजिक आंदोलन था और इस आंदोलन को जो अग्रणी रूप में भूमिका निभाई विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने। और बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद किसी राजनीतिक दल के दबाव में या किसी दल के समर्थन में काम नहीं करता हो। सामाजिक और धार्मिक जो भी विसंगतियाँ होती हैं और धार्मिक कुरीतियाँ होती हैं, तो वो उसके लिए काम करता है। डोईवाला तहसील अंतर्गत लाल तप्पड़ में बिरला यामा कंपनी के सैकड़ों कर्मचारी यूकेडी के समर्थन में साथ डोईवाला पहुंचे, जहां उन्होंने शासन प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाते हुए 6 साल पहले सेल हुई कंपनी में रखे लगभग 63 करोड़ के सामान की चोरी का आरोप लगाया और शीघ्र खिलाफत की मांग की। कर्मचारियों का आरोप है कि वर्ष 2014 में कंपनी को प्रशासन द्वारा सील कर दिया गया था, जिसमें लगभग 300 कर्मचारियों का वेतन विलंबित था और मामला कोर्ट में विचाराधीन है। पर कंपनी में रखे करोड़ों के जनरेटर व बेशकीमती सामान, यहाँ तक कि कंपनी का स्ट्रेचर भी चोरी किया जा चुका है, जिसमें शासन प्रशासन व कंपनी से मिलीभगत से चोरी गया, जो कि बहुत बड़ी चोरी है। पर शासन प्रशासन द्वारा अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई और एक बार फिर से सैकड़ों कर्मचारियों ने तहसील प्रशासन के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा। कोई सा दिखवा लो, 3 देख रहे। में तहसीलदार ने, एसडीएम ने फैक्ट्री को सील किया और इसके बाद पूरी प्रशासन ने अपने हाथ में ले लिया और प्रशासन के हाथ में लेने के बाद आज तक हमारे जो है किसी कर्मचारी के सैलरी नहीं मिला और छोटे बीमारी की वजह से, पैसे नहीं होने की वजह से लंबे बीमारी के शिकार होकर के आधे आदमी मर गए और जो तनख्वाह नहीं मिला। और बड़ा दुर्भाग्य की बात है कि हमारे क्षेत्र के 2 विधायक हैं, एक जो है स्पीकर है श्री प्रेम अग्रवाल जी और हमारे यहाँ का सीएम है त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने, 2 के होते हुए बाला झाड़ लेते हैं। तुम्हारा मुकदमा चल रहा है, अरे हम कह रहे हैं मुकदमा चल रहा है तो हमारा पैसा देते। आज वहाँ सारी सामान, मशीन, एक नट बोल्ट भी नहीं है, यहाँ तक कि छत के जो है गाटर तक काट के ले गए चोर। कितने कर्मचारी हैं जिनका वेतन? 302 लोग हैं जी। तो आप क्या करिए, कंपनी की तरफ से कोई आपको? नहीं, अभी तो ऐसा है कि डीआरटी कोर्ट ने इसको नीलामी होनी है। अच्छा। अब सामान तो चोरी हो गया सारा, अब इतनी बड़ी चोरी बिना मिली भगत के तो हो नहीं सकती, चाहे मैनेजमेंट हो चाहे कोई भी। कितने सालों से आप? एक ज्ञापन इन्होंने सौंपा है जिसके संबंध में ये कह रहे हैं कि वहाँ चोरी हुई है जो कंपनी का सामान है। तो इसके संबंध में मैंने एसओ लाल तप्पड़ हैं जो कि इंचार्ज, उनसे बात की थी। उनके द्वारा बताया गया कि अभी इन्होंने जब इस चोरी का प्रकाशन हुआ है, प्रकाश में आई है, तो उन्होंने 4 जो है चोर भी पकड़ के उनको उन्होंने मुकदमा दर्ज करके वो जेल में है। अब चूंकि ये कह रहे हैं तो इसमें मैं अभी इसको मैं देख रही हूँ कि इसमें और क्या वैधिक कार्रवाई होगी। बैरीनाग के जुआइसी मैदान में बसंतोत्सव मेला और प्रदर्शनी की धूम मची हुई है। मेले में जहां मैदानी क्षेत्र से आए व्यापारी के विभिन्न दुकानें लगाई हैं, तो वहीं बच्चों के मिक्की माउस, ड्रैगन ट्रेन, जंपिंग डॉल सहित बच्चों के विभिन्न मनोरंजन के साधन लगाए गए हैं। वहीं नगर पंचायत अध्यक्ष हेमपंत ने नगर क्षेत्र के लोगों से मेले का लुत्फ उठाने की अपील की है। मेला देखने के लिए भारी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। रुड़की के सिविल लाइन कोतवाली क्षेत्र के इस्लाम नगर मोहल्ले में 27 फरवरी को संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हुए युवक का शव मोहम्मदपुर झाल में बरामद हुआ। शव की शिनाख्त परिजनों द्वारा की गई, जिसके बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। आपको बता दें कि परिजनों द्वारा 28 फरवरी को रुड़की के सिविल लाइन कोतवाली में युवक की गुमशुदगी दर्ज कराई गई थी। नगर के रहने वाले शिवम पाल हैं, जिनकी उम्र 21 वर्ष है। 28 फरवरी को इनके परिजनों द्वारा इनकी गुमशुदगी कोतवाली सिविल लाइन रुड़की में दर्ज कराई थी और बताया था कि 27 तारीख से ये गायब हैं और उनके परिजन इनकी लगातार खोजबीन कर रहे हैं।
ये अपने मोबाइल फ़ोन भी घर छोड़ कर गए थे, इसलिए इनकी कोई लोकेशन भी ट्रेस नहीं हो पा रही थी। ये बच्चा शाम को 7 बजे घर से मेरी बहन को एक आके निकला था कि मैं अभी आ रहा हूँ 10 मिनट के बाद। उसके बाद में उनका कोई पता नहीं है अब तक कि कहाँ थे वो। हमने 7 दिन से बहुत 6ठा दिन हो गया आज, बहुत ढूंढा है, बहुत ज़्यादा। तहरीर हमने 28 तारीख को 11 साढ़े 11 के समथिंग शायद दी थी। उत्तराखंड के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।